नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर, और आज का ऑब्जेक्टिव भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आज मेरा इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो आपके सामने जा रहा है, यानी कि सेट 2 को मैं कराने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि ये सेट भी आपको बहुत अधिक फायदा पहुँचाएगा, और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी इन प्रश्नों के आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के प्रश्नों को स्टार्ट करें, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को आप जरूर देखेंगे ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद क्या कहलाती है। पूछा गया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो होते हैं, जो विदेश के कंपनियां होती हैं या विदेश के जो उद्योगपति होते हैं, वो लोग जब भारत की कंपनियों के शेयर और बॉन्डों की खरीद करते हैं तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। जी हाँ, ये शेयर और बॉन्ड को आप जो है खरीद रहे हैं तो ये आपका इनडायरेक्ट निवेश कहलाएगा, यानी विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। ये इसका सही आंसर बनेगा, ये इसका सही आंसर है। याद रखेंगे कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद को हम विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में वितरित करती है? मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझेंगे कि मुद्रास्फीति होता क्या है, क्योंकि अगर इसका आप अर्थ समझ लेते हैं तो फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कीमतों का लगातार बढ़ना, यानी अगर किसी वस्तु की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसी स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी महंगाई बढ़ेगा तो उस परिस्थिति में फायदा विक्रेताओं को अधिक होता है। इसीलिए मुद्रास्फीति से फायदा भी किसको होगा? विक्रेता को होगा। तो धन जो भी होगा वो किसके पक्ष में जाएगा? दिया है पेंशनभोगी, निर्धन, मध्य वर्ग, धनवान। तो ये किसके पक्ष में जाएगा? धनवानों के पक्ष में जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाएगा, लोगों के पास इतना अधिक पैसा होता है कि वो किसी भी रेट की परवाह बिना किए उस वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। तो मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जब मार्केट में रुपया काफ़ी बढ़ जाता है, मनी काफ़ी बढ़ जाता है, और जब मनी बढ़ता है तो उस स्थिति में भी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि सीधा सीधा सा मतलब है कि लोगों के पास अगर पैसा अधिक रहेगा तो फिर वो वस्तुओं की कीमत की परवाह नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी महंगा वस्तु हो उसको खरीद लेंगे। और मार्केट में भी विक्रेता इस बात को समझ लेते हैं कि पैसे की मार्केट में कमी नहीं है, पैसा खूब मार्केट में है, इसीलिए वस्तुओं की कीमत को अगर हम बढ़ा भी देंगे तो भी उस परिस्थिति में वस्तु बिकेगा। तो इस परिस्थिति में फायदा किसको होगा? विक्रेता को फायदा होगा। ये मुद्रास्फीति के दौर में किसको फायदा होता है? विक्रेता को फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, कभी कभी ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति में लाभ किसको होता है? लेनदार को कि देनदार को। अब यहाँ बच्चे फंस जाते हैं कि ठीक है, विक्रेता और क्रेता रहेगा तब तो उसका मतलब समझ लेंगे, विक्रेता यानी बेचने वाला, क्रेता यानी खरीदने वाला। तो जब वस्तु महंगा बिकेगा तो फायदा किसको होगा? विक्रेता को होगा, क्रेता को घाटा होगा। यहाँ तो समझ लेते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन रहता है लेनदार, ऑप्शन रहता है लेनदार, या ऑप्शन रहता है देनदार, तो अब इसको हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी देता है लेनदार की जगह पर ऋणी भी ऑप्शन देता है, तो किसको फायदा होगा? याद रखिएगा, उस समय फायदा होता है लेनदार को। फायदा किसको होता है? लेनदार को। और यहाँ लेनदार का मतलब सीधे किससे समझेंगे? विक्रेता से समझेंगे। अब देखिए, मुद्रास्फीति के दौर में महंगाई काफ़ी बढ़ा, क्योंकि मार्केट में उस समय पैसा है। तो पैसा जब ज़्यादा होता है तब भी महंगाई बढ़ता है, हमने बता दिया, क्योंकि मार्केट में जो विक्रेता है उनको पता है कि लोगों का जेब पूरा भरा हुआ है, अगर हम सामान का कीमत बढ़ा भी देंगे तो लोग खरीद लेंगे, है ना। और इस स्थिति को वास करते हैं कि अगर हम महंगा सामान किए हैं तब भी सामान बिक रहा है तो धीरे धीरे उस सामान का रेट और क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। तो लगातार अगर कीमत बढ़ते गया तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखिए, अगर ज़्यादा महंगाई बढ़ते चला गया तो इससे घाटा किसको हो रहा है? क्रेता को हो रहा है। तो आरबीआई मुद्रास्फीति पर निगरानी करता है, ये देखता है कि भाई महंगाई कब बढ़ रही है,
तो वो क्या करता है कि जैसे ही मुद्रास्फीति की स्थिति आती है, तुरंत मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए वो मार्केट में पैसा छापना कम कर देता है। यानी आरबीआई ही पैसों का निर्गमन करता है, उसी के द्वारा जो है नोट जारी किए जाते हैं। तो वो क्या करता है, नोटों की छपाई को कम कर देगा। अब नोटों की छपाई जब कम हो गया तो मार्केट में पैसा भी कम पहुंचेगा, और जब पैसा कम पहुंचेगा तो उस परिस्थिति में लोग मार्केट में अब कम जाएंगे। क्योंकि पैसा ही जब नहीं है तो उस परिस्थिति में लोग मार्केट में नहीं जा पाएंगे, और दुकानदारों को भी लगेगा कि अब मार्केट से पैसा धीरे धीरे गायब हो चुका है, तो अब सामान की कीमत बढ़ाना उचित नहीं है। तो उस परिस्थिति में वो सामान के रेट को क्या करते हैं, अब घटा देते हैं। तो जब घटाते हैं तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं अपस्थिति। यदि वस्तुओं की कीमत घटने लगे तो उसको अपस्थिति, और वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगे तो मुद्रास्फीति। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति पर तुरंत लगाम लगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो नोटों की छपाई को कम करना चाहिए, और ये काम कौन करता है, आरबीआई करता है। अब देखिए पूछता है कि मुद्रास्फीति की माप किससे की जाती है, तो मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं WPI। यानी WPI का मतलब हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। भारत एवं फिलीपींस जैसे देशों में थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन ही महंगाई में परिवर्तन को दिखाता है। यानी कि पूछेगा कि मुद्रास्फीति की माप किससे करेंगे, तो थोक मूल्य सूचकांक से करेंगे। और थोक मूल्य सूचकांक का यानी WPI का जो आधार वर्ष माना गया है वो कब का माना गया है, 2011 और ये 12 को माना गया है, 2011-12 को माना गया है। तो याद रखेंगे, वस्तुओं की कीमत का लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है, तो मार्केट में रुपया काफ़ी बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति से फायदा किसको होता है, विक्रेता को फायदा होता है, या ऋणी को फायदा होता है, या लेनदार को फायदा होता है, और धन किसके पक्ष में चला जाता है, धनवानों के पक्ष में चला जाता है। घाटा किसको होता है, क्रेता को होता है या देनदार को होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रुपए को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नगदी रिजर्व। याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, नगदी रिजर्व होगा। अब सवाल उठता है कि नगदी रिजर्व में क्या होता है। जैसे जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, दिन भर के कामकाज के बाद जो भी उनको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आरबीआई के पास ले जाकर रखते हैं नगद के रूप में। तो नगद के रूप में रखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, नगदी रिजर्व अनुपात। जबकि कुछ राशि को अपने पास स्टोर कर रख देते हैं। दो शब्द आता है, एक आता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR जो अपने पास रखते हैं वो आपका क्या है, SLR है। वाणिज्यिक बैंक अगर अपने पास रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, SLR। और नगदी रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो आरबीआई के पास रखा जाए उसको हम क्या कहते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो। यानी ये कैश नगदी के रूप में रखते हैं किसके पास, तो ये रखा जाता है किसके पास, ये आरबीआई के पास रखा जाता है, ये आरबीआई के पास रखा जाता है। जबकि एसएलआर क्या है, बैंक ये स्वयं यानी सेल्फ खुद अपने पास रखते हैं, ये स्वयं बैंक अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, नगदी रिजर्व। याद रखेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, यानी भारत में सिक्के कौन जारी करता है। तो याद रखिएगा, नोटों को जारी करने का काम, जो नोट होता है उसको जारी करने का काम करता है आरबीआई। नोट भारत में जारी करता है कौन, आरबीआई। लेकिन जो सिक्के होते हैं वो सिक्के आरबीआई जारी नहीं करता है, वो जारी करता है कौन, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 1 रुपए से जितने बड़े नोट हैं उन सब पर हस्ताक्षर किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का। 1 रुपए से जितने बड़े नोट हैं सब पर हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर का। लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर सिग्नेचर होता है वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का। वित्त सचिव उस पर हस्ताक्षर करता है 1 रुपए के नोट पर। याद रखिएगा कि जहां सिक्के बनाए जाते हैं उन केंद्रों को हम कहते हैं टकसाल केंद्र। और सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, तो याद रखेंगे वित्त मंत्रालय। ये आपका सही आंसर है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
ये भी बढ़िया क्वेश्चन। संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां संतुलन स्तर यानी कि बहुत ही बेहतरीन स्थिति को कहा जाता है ये संतुलन स्तर, जहां सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, औसत आय औसत लागत के बराबर हो, कुल आय कुल लागत के बराबर हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर बनेगा कुल आय कुल लागत के बराबर हो। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। याद रखेंगे कि संतुलन स्तर बिंदु पर न हानि होती है न लाभ होता है, इसलिए इसे ब्रेक इन पॉइंट भी कहा जाता है। संतुलन स्तर बिंदु को ब्रेक इन पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितना आय होता है उस हिसाब से कुल आय कुल लागत के क्या होता है? बराबर हो जाता है। यानी आपने जितना प्राप्त किया उतना ही अगर लग गया तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। तो ये आपका सही आंसर बनेगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन दिया है निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तरलता अधिमान द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। तो ब्याज दर निर्धारित होती है तरलता अधिमान द्वारा, यानी मार्केट के रेशियो को देखा जाता है कि किस प्रकार का रेशियो है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों के माध्यम से अपना कारोबार कर रहे हैं, ज़्यादा लोग जो है पैसे को ले रहे हैं अपने कार्यों को करने के लिए, तो उस समय बैंक उस ब्याज दर को क्या करता है? थोड़ा सा बढ़ा देता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि मार्केट में लोगों का बैंकों के पास आना जाना कम है, तो उस परिस्थिति में वो थोड़ा सा रेट को क्या करता है? घटा देता है। यानी कुल मिलाकर मार्केट में तरलता को देखा जाता है कि किस टाइप की तरलता है, मार्केट में पैसे का प्रचलन ज़्यादा है या पैसों का प्रचलन इस समय कम है, उसी आधार पर तय हो जाता है ब्याज दर। तो याद रखेंगे तरलता अधिमान द्वारा ही निर्धारित होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में कौन ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है? केंद्रीय बैंक, आपको पता है कि केंद्रीय बैंक किसको कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं, जो बैंकों का बैंक कहलाता है। और इसका काम है बैंकों को नियंत्रित करना, बैंकों की देखभाल करना, मौद्रिक नीति को जारी करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। नोटों की छपाई भी कौन करता है? आरबीआई करता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है? आरबीआई करता है। देश का ये सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और ये 1935 में जब स्थापित हुआ था तो इसको स्थापित करने की सिफारिश हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा की गई थी। तो आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो आरबीआई नहीं करता है? दे रहा है कि विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य। जी हाँ, ये करता है। कितना विदेशी मुद्रा इंडिया में आ रहा है, कितना भारत से बाहर जा रहा है, इन सब पर भी निगरानी करने का काम आरबीआई करता है। तो ये आंसर नहीं बनेगा, चूंकि जो नहीं है वही आपका आंसर है। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, मौद्रिक नीति यानी देश में इस हर स्थिति को देखता है कि कब हमें कीमतों को बढ़ाना है, कब कीमतों को घटाना है, ये सारी स्थिति को देखता है कौन? आरबीआई। तो ये भी इसका कार्य है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। सरकारी खर्च पर नियंत्रण, जी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, यही आंसर बनेगा, क्योंकि ये आरबीआई का काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि हम कितना खर्च करें और कितना खर्च ना करें। इस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं है। बैंकर के रूप में कार्य, जी हाँ, बैंकर के रूप में भी ये कार्य करता है। आपका सही आंसर क्या बनेगा? सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ये आरबीआई का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है प्रति व्यक्ति आय। देश में प्रति व्यक्ति अगर आय निकालना होगा तो उसके लिए क्या है? ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय आय में भाग देंगे जनसंख्या के अनुपात से, फिर राष्ट्रीय आय में भाग देंगे जनसंख्या के अनुपात से, राष्ट्रीय आय को घटा लेंगे जनसंख्या को, राष्ट्रीय आय से गुणा करेंगे जनसंख्या को। जी नहीं, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आय में भाग देते हैं जनसंख्या से। यानी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि देश को जितना इनकम प्राप्त हो रहा है उस सारे इनकम को देश की पूरी जनसंख्या से भाग दे दी जाए। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, सिंपल तरीके से देखें, 2 व्यक्ति हैं और टोटल दोनों व्यक्तियों द्वारा 10 रुपया जो है ये कमाया गया। दोनों व्यक्तियों के द्वारा कितना रुपया कमाया गया? 10 रुपये कमाया गया। तो इस टोटल रुपए में आप जब 2 से भाग दे देंगे, चूंकि 2 ही व्यक्ति ना है जनसंख्या में, तो सीधा सा मतलब है कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा? 5 रुपये आएगा। तो कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका यही है कि देश की जितनी इनकम है उस टोटल इनकम में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें, तो उससे आपको प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगा। और ये प्रति व्यक्ति आय ये दिखा देता है कि व्यक्ति का जीवन स्तर कितना बेहतर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी देश के अनुकूल व्यापार,
देश के अनुकूल व्यापार का मतलब क्या होगा? निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हो, ये अनुकूल कैसे होगा? ये तो प्रतिकूल कहलाएगा। निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक है, यानी हम निर्यात कम कर रहे हैं और ज़्यादा आयात कर रहे हैं, तो ये हमारे अनुकूल नहीं है, ये तो प्रतिकूल कहलाएगा। आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है, यानी आयात हम कम कर रहे हैं और निर्यात अधिक कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे देश के अनुकूल है, देश की तरक्की होगी। जब हम सामानों की बिक्री अधिक करेंगे तो निश्चित है कि हमारे देश की तरक्की होगी। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता कम पड़े और हम किसी को अधिक दे दें तो ये हमारे विकास को दिखाता है, तो ये सही इसका आंसर बनेगा। उसके बाद है आयात और निर्यात बराबर हो, जी नहीं, ये भी नहीं। आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है, ये भी नहीं, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? आयात की अपेक्षा निर्यात क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य क्वेश्चन है। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाए? किसी वस्तु के मूल्य को क्या कहते हैं? कीमत, उपयोगिता, मूल्य, धन। कीमत कहते हैं। किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? तो उसकी कीमत कहते हैं। मुद्रा के रूप में देखते हैं, भाई उस वस्तु की कीमत क्या है, 10 रुपये है कि 20 रुपये है, ये उसकी कीमत ही ना बताया गया, तो ये किस रूप में मालूम चला? मुद्रा के रूप में, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। याद रखेंगे, इसका सही आंसर बनेगा 5 वर्ष। अब देखिए वित्त आयोग क्या है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में भी किया गया है, और भारतीय संविधान के अगर आर्टिकल को आप देखेंगे तो ये किस आर्टिकल में है? 280(1) में ये वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग कब बनाया गया था? 1951 में, जिसके अध्यक्ष बने थे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी। अब ये वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इस वित्त आयोग का गठन करता है भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता। राष्ट्रपति जो 5 वर्षों के लिए करता है, लेकिन अगर वो चाहे तो इसके कार्यकाल को पहले भी समाप्त कर सकता है, इसके कार्यकाल को आगे भी बढ़ा सकता है, लेकिन सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अभी जो है देश में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका समय 2020 से 25 तक है, 2020 से लेकर 25 तक है, और इस समय 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह हैं। एन.के. सिंह हैं। वित्त आयोग 5 सदस्यों वाली एक संस्था है जिसका मुख्य कार्य है केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के बीच रुपए का किसी प्रकार का विवाद है, वित्तीय विवाद है, तो इस वित्तीय विवाद का भी निपटारा करना, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये रहा कुछ प्रमुख क्वेश्चन आज इकोनॉमी से। चलिए हम अगले सेट में फिर आपके सामने आएंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।